न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात शुरू हुई थी, मेरे ख्याल में 4th लेक्चर है। पूरा हफ्ता जो है वो न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड में हमने इसका बेसिक सबसे पहले पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। इसके बाद जो है हमने जो है मोनोन्यूक्लिक एसिड या मोनोन्यूक्लियोटाइड पढ़ा, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने जो है डीएनए डिटेल से पढ़ लिया कि डीएनए क्या है और डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। एंड इसके अलावा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा एग्जांपल है दैट इज़ आरएनए। तो आज के लेक्चर में हम आरएनए पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हम जो नेक्स्ट इसके साथ टाइप्स ऑफ आरएनए के ऊपर भी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए। एंड टाइप्स ऑफ आरएनए के अलावा जो टाइप्स है आरएनए की, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन आरएनए के उन टाइप्स के काम क्या है, फंक्शंस क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे। एंड देन इसके साथ अगर लास्ट में टाइम हो तो फिर हम जेनेटिक कोड के ऊपर भी बात करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है, और जेनेटिक कोड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक्स स्पेशली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए क्या है। आरएनए देखिए जिस तरह इस नाम से जाहिर है, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड है। कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। इन केस ऑफ डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ओके, राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो भी 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, एडेनिन, इसमें आरएनए में सबसे पहले अगर हम इसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें, क्योंकि नाइट्रोजीनियस बेसिस की वजह से हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बनते हैं। एक है एडेनिन, सेकंड क्या है गुआनिन एंड साइटोसिन, थाइमिन, राइट, सॉरी इसमें थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरिसिल एज प्रेजेंट, राइट, इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरिसिल एज प्रेजेंट। ओके, सो इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, एडेनिन की वजह से कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है, इसकी वजह से एडेनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड इसको हम क्या कहेंगे, अगर गुआनिन प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या कहेंगे, गुआनिन राइबो न्यूक्लियोटाइड। एंड सिमिलरली साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड। 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड से इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए या इन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड या जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसके स्ट्रक्चर में 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो क्लियर है, इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर से कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह होता है, जो कि कल भी इसके ऊपर डिटेल से बात हुई थी। ये जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप है तो इसको हम एडेनिन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम एडेनिन कहेंगे। इसके साथ इधर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। कौन सा ग्रुप अटैच होता है, इसके साथ इधर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टू दैट इज ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, इस मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, अगर इस शुगर मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो देन दिस न्यूक्लियोटाइड विल बी कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ
एडिनिन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर इसकी जगह गुआनिन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, गुआनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है इसके साथ तो साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड अगर यूरेसिल प्रेजेंट है तो यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे जो है वो समझे कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मतलब डीएनए में आपने कल ये पढ़ा था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। इस तरह से एक स्ट्रैंड है, दूसरी साइड पे थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड एडेनिन, इस तरह से दूसरा स्ट्रैंड है। फिर ये 2 स्ट्रैंड जो है आपस में क्या करते हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके दरमियान डेवलप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि डीएनए में आमतौर पर यह होता है कि डबल स्ट्रैंड पाया जाता है। इन केस ऑफ आरएनए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज, हमेशा आरएनए डबल नहीं रहता। आगे हम पढ़ेंगे जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो कभी कभी डुप्लीकेट हो जाता है, या कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट है। एंड सिमिलरली डीएनए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डबल स्ट्रैंडेड हो, कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो रेयर कंडीशंस है एंड रेयर ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे ये सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का है। अब जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है ये बेसिक मोनोमर है ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसका मोनोमर क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो जिस तरह डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होते थे और एक लेंथी स्ट्रैंड बनाते थे, तो उसी तरह इसके अंदर भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। आप ज़रा इस तरफ देखें इसको कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ तो यहाँ पे अटैच होगा। सपोज करिए एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके साथ यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके साथ सिमिलरली फास्फेट अटैच है, एंड इस फास्फेट के साथ आगे एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, और इधर क्या होगा, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस कोई भी हो सकता है, मीन्स थाइमिन नहीं हो सकता, थाइमिन के अलावा कोई भी हो सकता है। तो आप इसको समझे कि इधर सपोज करें यूरेसिल है, क्या है, इधर यूरेसिल प्रेजेंट है। यूरेसिल जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। आप जानते हैं यूरेसिल इज बेसिकली पायरिमिडीन। पायरिमिडीन के अंदर 3 किस्म के बेसिस पाए जाते हैं। कौन कौन से बेसिस है पायरिमिडीन में, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये तीनों सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स है, इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे देखें यूरेसिल प्रेजेंट है तो यूरेसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इधर हमारे पास गुआनिन या एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट इसके साथ कोई और जो है वो अटैच हैं। सपोज करें साइटोसिन, यस साइटोसिन हो सकता है। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर साइटोसिन है, यस नाइट्रोजीनियस बेस साइटोसिन हो सकता है। ये वाला, ये एडेनिन है ना, ये तो हो सकता है। मैं नहीं समझ रहा, आप क्या पूछ रहे हैं। देखिए ये तो सिंगल एक सीधा स्ट्रैंड है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है ना। इस न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कहेंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड जेंटलमैन, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच है थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपस में चारों न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं किसी भी तरह से। मतलब ये है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन हो, यहाँ पे गुआनिन भी आ सकता है, इधर यूरेसिल भी आ सकता है। जो आरएनए का जो अपना अरेंजमेंट होता है, आगे हम देखेंगे कि आरएनए का अरेंजमेंट किस तरह बनता है।
तो जो आरएनए का जो अपना अरेंजमेंट है वो बेसिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम आरएनए टू आरएनए, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली आपस में किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं। और ये मैंने बताया कि कॉमनली इसमें डबल स्ट्रैंड्स नहीं पाए जाते, जिस तरह डीएनए के केस में है। ये डीएनए का केस है और डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो ये जो आपस में यहाँ पे देखें वही जिस तरह आपने पहले पढ़ा था, इसी तरह के बॉन्ड्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो एक ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ये है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इधर भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो आरएनए की केस में सारे आपस में अटैच हो जाते हैं थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सपोज करें एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड विद गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एंड दैट अटैच्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड थ्रू फास्फोडाइस्टर बॉन्ड विद फॉर एग्जांपल साइटोसिन, देन यूरेसिल, देन एडेनिन। कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड किसी की भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली हम एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। क्लियर है। अब इसमें भी जिस तरह आपने डीएनए में पढ़ा था, वहाँ पे एक 3 एंड था और दूसरा 5 प्राइम एंड था। तो यहाँ पे इस आरएनए के अंदर भी देखें ये कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3, इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड इन दिस केस दूसरा साइड जो है वो 5 कार्बन पे है, तो एक हमारे पास 5 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है। अब आप लोगों से एक सवाल है, अगर आज तक कल से या परसों से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है और वो ये है कि डीएनए और आरएनए में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों? डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा। आप क्या समझते हैं? ये आरएनए और डीएनए में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? डीएनए, आरएनए, डीएनए। आप क्या समझते हैं? न्यूट्रल हैं आप? आरएनए। क्यों? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तो डीएनए में भी प्रेजेंट है, उसमें क्या है? तो देखें, कॉमन सेंस की बात है। इधर कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 स्ट्रैंड्स है, ये आपस में भी कनेक्टेड है। तो ये रिएक्टेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टिव ग्रुप सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो रिएक्टिव ग्रुप का अप्रोच इस तक ज़्यादा है या सिंगल स्ट्रैंड तक ज़्यादा है? एक चीज़ सपोज करें कवर्ड है, क्या है? डीएनए के अंदर जितने ग्रुप्स है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। किस तरह प्रेजेंट है? अंदर प्रेजेंट है। अगर डीएनए के अंदर कोई रिएक्टिव ग्रुप है, वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, तो कोई भी ऑक्सीजन या कोई रिएक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो आसानी से अंदर नहीं जा सकते, या अगर चले भी जाते हैं तो फिर डीएनए इससे जल्दी ख़राब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब यहाँ तक देखिए, मैंने बात पूरी नहीं की है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है या आरएनए ज़्यादा स्टेबल है? अभी भी आरएनए स्टेबल है। देखिए, आरएनए स्टेबल नहीं है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसके सारे ग्रुप क्या है? एक्सपोज है। सारे ग्रुप क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। एक और चीज़ भी है वो मैं बताता हूँ। डीएनए के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप है। ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसी वजह से आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है, वो ज़्यादा एक्सपोज होता है टू वेरिएशन। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आ जाए इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, क्योंकि इसके साथ जो राइबोज है, राइबोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड केस ऑफ डीएनए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से डीएनए बिकम लेस रिएक्टिव, डीएनए बिकम लेस रिएक्टिव एंड आरएनए बिकम मोर रिएक्टिव। और जो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका नेचर रिएक्शन की वजह से जल्दी चेंज हो जाता है, रिजल्टेंटली वो लेस स्टेबल होते हैं। एंड जो मॉलिक्यूल्स जल्दी चेंज नहीं होते, जल्दी रिएक्शन नहीं करते, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है?
आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। यस, इसमें थायमिन की जगह यूरिसिल। आपको क्लियर है? आपको क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं है आप? ओके। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। ये वाला जो है बेसिकली आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, क्योंकि उन न्यूक्लियोटाइड्स में जो शुगर है वो शुगर राइबोस टाइप का है और उस शुगर में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसको हम राइबोस शुगर कहते हैं और इसी राइबोस शुगर की वजह से पूरी न्यूक्लियोटाइड को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड का नाम डिसाइड होता है बाय द नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट इन इट। अब यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड में सपोज करें साइटोसिन प्रेजेंट है, तो इसको हम साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है और ये यूरिसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड है सपोज करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप समझे कि ये कि यूरिसिल राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये एडेनिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये साइटोसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ये आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है एंड आपके साथ रिजल्टिंगली एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब आरएनए की कुछ टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। क्या है? किस चीज़ में? अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरिसिल, इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा देखिए, आज सिर्फ आरएनए के ऊपर बात कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक मैंने वैसे स्टार्ट कर लिया है, तो इसके ऊपर कल फिर से बात कर लेंगे। पूरी जो स्ट्रक्चर्स है अब मुश्किल नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, एक एक दो ग्रुप्स की वजह से इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर आज बात शुरू करें तो ये जो टॉपिक स्टार्ट किया है आरएनए का, ये फिर से रह जाएगा, ठीक है ना? ओके, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डू यू नो अबाउट इट? वायरस में। इसके अलावा क्या हमारे बॉडी में आरएनए प्रेजेंट हो सकता है या नहीं है? अच्छा, आप लोगों में से जो लोग कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में आरएनए प्रेजेंट है वो हाथ खड़ा करें। ओके, चलिए ठीक। आमतौर पर यूकैरियोट में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है एंड जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड आफ्टर दैट सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोमल फॉर्म में आ जाता है, कंडेंस हो जाता है और इससे क्रोमोसोम बन जाता है। अब डीएनए जब दो प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली डीएनए में इम्पोर्टेंट है, एक है डीएनए रिप्लिकेशन और एक दूसरा क्या है? एक है डीएनए रिप्लिकेशन और दूसरा प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से बनता है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह कल हमने पढ़ा था, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से क्या बनता है? ऐसा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से आरएनए बनता है। किस तरह बनता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रैंड है, सपोज करें ये यहाँ पे प्रेजेंट है ए जी टी सी ए जी सी जी ए, ठीक है, जी ए जी सी एंड ए जी। अब ये सपोज करें ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड मेरे ख्याल में आप खुद ब खुद समझ रहे हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, ठीक है ना? अब इस स्ट्रैंड का जो है, इस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज।
ये डिटेल प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन वगैरह में। तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इससे क्या बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ये डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है इनटू मैसेंजर आरएनए। किस आरएनए में? मैसेंजर आरएनए, राइट। जब डीएनए या जीन का एक्सप्रेशन होता है, हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, मीन्स जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है तो इसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए तक का जो सफ़र है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, राइट। अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रैंड का यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह इधर क्या होगा, यूरेसिल। देखिए थायमीन तो इधर एब्सेंट होता है, जी की जगह क्या होगा इधर, साइटोसिन। थायमीन की जगह एडेनिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन और यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन, राइट, साइटोसिन। फिर क्या है, यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड एडेनिन। तो ये पूरा आरएनए बना है डीएनए से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब बात समझ में आ रही है कि डीएनए से आरएनए किस तरह बन रहा है। देखिए वही प्रोसेस है जिस तरह रिप्लिकेशन होती है, लेकिन रिप्लिकेशन ये है कि डीएनए का कॉपी बनता है और वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास डीएनए से आरएनए ही बनता है और थायमीन की जगह यूरेसिल आता है, राइट। थायमीन की जगह यहाँ पे क्या आता है, यूरेसिल आता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, ये सब हमारे पास यूरेसिल है। तो ये आरएनए के डिफरेंट टाइप्स है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, हर टाइप का जो आरएनए है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कौन सा आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। दिस आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। व्हाई इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए? बिकॉज एट इज द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने प्रोटीन्स बनाने हैं और जो प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का जिसमें प्रॉपर अमाइनो एसिड होंगे, वो कोड इसके अंदर प्रेजेंट है, वो कोड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइट। ये एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अच्छा, हमारे पास आरएनए बन जाता है तो आरएनए न्यूक्लियस, ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होता है एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है, अगर आपको याद हो, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था कि आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो फिर राइबोसोम्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब फिर उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किस टाइप्स की प्रोटीन बनाने हैं। अगर सिक्रेटरी प्रोटीन बनाने हैं, सेल से बाहर प्रोटीन्स को भेजना है, तो ये आरएनए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे प्रोटीन बनना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। एंड अगर प्रोटीन्स बाहर नहीं भेजने हैं तो फिर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से स्मॉलर राइबोसोम्स इसके साथ अटैच हो जाता है स्टार्ट कोडॉन के साथ, ठीक है ना। अब कोडॉन के ऊपर बात करते हैं। तो इसके साथ अटैच हो जाता है एंड बाद में क्या होता है, बाद में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बन सकता, तो डीएनए से प्रोटीन तक का जो मैसेज है वो कैरी करता है मैसेंजर आरएनए। इसी वजह से इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, राइट। तो यहाँ से अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम बताए शाबाश। इधर आपके पास नेक्स्ट पेज पे है एलेनिन, अर्जिनिन, इस तरह कुछ 5-6 अमाइनो एसिड बताएं शाबाश। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है एलेनिन, क्या है, इंसुलिन अमाइनो एसिड नहीं है, वो इज अ होल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, वेलिन, राइट। एंड इसके अलावा क्या है, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन वगैरह वगैरह। तो ये क्या है,
ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड इस तरह सपोज करें, इस अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में सपोज करें प्रेजेंट है 150, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है 150 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है? 150 अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड यहाँ पे एलेनिन है, इसके बाद ग्लाइसिन है, इसके बाद वेलिन है, इसके बाद आइसोल्यूसिन है, इसके बाद थ्रेओनीन है एंड सो ऑन। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैसेंजर आरएनए में प्रेजेंट होता है। किस तरह प्रेजेंट होता है? एक अमाइनो एसिड के लिए आरएनए में 3 कोडॉन्स होते हैं। ये 3 जो है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। बात समझ में आ रही है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली ट्रांसलेट ओनली 1 अमाइनो एसिड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स शो करते हैं एक अमाइनो एसिड को। सिमिलरली ये 3 जो हैं वो दूसरे अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। ये 3 जो हैं एक और अमाइनो एसिड के लिए है, ये 3 एक और के लिए होते हैं। इस तरह से ये 3 जो हैं एक नेक्स्ट एक और अमाइनो एसिड के लिए है। अगर देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ये सपोज करें ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक टाइम पे हम कहते हैं कोडॉन। कोडॉन क्या कहते हैं? तीनों को इसको कोडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन्स। इसके अलावा ये हमारे पास ये क्या है? इट इज़ आल्सो कोडॉन, एंड इसको भी कोडॉन कहते हैं, इन तीनों को भी कोडॉन कहते हैं। एंड इधर जो सपोज करें अगर हमारे पास नेक्स्ट है कोई इसके साथ, क्योंकि 3 होते हैं, तो ये भी हमारे पास कोडॉन है। अब देखें, अगर ये इसके बाद प्रेजेंट है तो इसका अमाइनो एसिड भी बाद में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आरएनए का सीक्वेंस है। आरएनए के अंदर जो कोडॉन्स का सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस यहाँ पे भी ट्रांसलेट होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है आपका? यही सीक्वेंस यहाँ पे भी आता है। एंड अमाइनो एसिड आपस में किस तरह बॉन्डेड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। तो इसके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इधर भी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप हो जाता है, इसी तरह इधर भी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से हमारे पास प्राइमरी अमाइनो एसिड डेवलप हो जाता है। आगे जो है जेनेटिक कोड, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से समझे कि जेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं, जेनेटिक्स का मेन मतलब ये है कि हाउ कैरेक्टर्स आर बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड कैरेक्टर्स आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड बाय प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल आई कलर है या स्किन कलर है, सो ऑल दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स विच आर बेसिकली ट्रांसलेटेड बाय मैसेंजर आरएनए, एंड देन मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ जीन और फ्रॉम अ डीएनए। ठीक है ना? तो अब ये जो कोडॉन्स है, ये जो कोडॉन है, इस या जो कोड है, इसको जेनेटिक कोड भी कहते हैं, राइट? ये जेनेटिक कोड्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन का सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। तो ये जो कोडॉन्स है, इसको हम दूसरे अल्फाज में जेनेटिक कोड भी कहते हैं। ठीक है ना? अब जेनेटिक कोड कितने हैं? टोटल जेनेटिक कोड जो है, दीज आर अबाउट 63। कितने? 63, एंड विच 60 आर फंक्शनल जेनेटिक कोड्स। देखें, एक सवाल है आपसे, 1 ये पूरा एक क्या है? ये पूरा इसको हम कोडॉन कहते हैं। 1 कोडॉन, 2, 3, 4, 5। अब 5 कोडॉन्स के अंदर आप देखें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसको हर एक में 3 प्रेजेंट है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 15। अब आप लोगों से एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि अगर एक प्रोटीन रिक्वायर्ड है, एक प्रोटीन रिक्वायर्ड है, और उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड हमारे पास होने चाहिए 100, तो आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? 300।
कितने, क्यों? ट्रिपलेट है, वेरी गुड, ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे पास 100 आएंगे। अगर सपोज करें 30 अमाइनो एसिड चाहिए, 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। बात समझ में आ रही है, राइट? अब आगे जेनेटिक कोड क्या है डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अभी जो है मैसेंजर आरएनए का मेरे ख्याल में बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है कि मैसेंजर आरएनए है क्या। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आरएनए है दैट इज ट्रांसफर आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। एंड ट्रांसफर आरएनए के अलावा एक और है राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए है इसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, अबाउट 80% जो आरएनए है सेल्स के अंदर वो राइबोसोमल आरएनए है। वो कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए आर बेसिकली द पार्ट ऑफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि आप जानते हैं राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स के अंदर। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है, वो जो हमने बात की थी राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में, वो यही राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए जो है बेसिकली इसका क्लवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लवर लीफ, क्लवर लीफ मीन्स ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्लवर लीफ कहते हैं, इसको क्लवर लीफ कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्लवर लीफ मॉडल कहते हैं। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो क्लवर लीफ लाइक होता है। एंड क्लवर लीफ क्या है? क्लवर लीफ अच्छा, एक प्लांट है आमतौर पर, शफतल जानते हैं? शफतल एक प्लांट है, गाय वगैरह के लिए लोग ऐसा ग्रास लोग उसको उगाते हैं, फिर फार्म्स वगैरह जो होते हैं वो लोग ज़्यादातर उगाते हैं। इसके लीव्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं और इसको क्लवर लीफ, उसको क्लवर प्लांट कहते हैं और इसका जो लीफ है उसको क्लवर लीफ कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर उसी तरह होता है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, ये 3 एंड होता है, ये इसका 5 एंड होता है। दोनों एंड्स आपस में कंप्लीमेंट्री नेचर की वजह से ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड्स बना लेते हैं। ये एक्सीडेंटली उनके दरमियान कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। कंप्लीमेंट्री मीन्स कि यहाँ पे एडेनिन एडेनिन आ जाता है दूसरी साइड पे, या यहाँ पे अगर सपोज करें क्या है गुआनिन गुआनिन आ जाता है तो दूसरी साइड पे साइटोसिन साइटोसिन आ जाता है। तो ये तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आ जाए वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और इधर भी, तो रिजल्टेंटली एक क्लवर लीफ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ट्रांसफर आरएनए का मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि अमाइनो एसिड को ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि इधर कोडॉन प्रेजेंट है, अब इस कोडॉन के अगेंस्ट एक अमाइनो एसिड है सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, ये इसी अमाइनो एसिड को पकड़ता है और राइबोसोमल मशीनरी जो इधर लगी हुई होती है जो प्रोटीन बनाते हैं, तो उस मशीनरी की तरफ इस अमाइनो एसिड को लेके आते हैं और ये यहाँ पे पेप्टाइड्स बॉन्ड डेवलप होते हैं और फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए दूसरा अमाइनो एसिड लेता है, वहाँ से उठा के इधर ट्रांसफ़र करता है। तो ह्यूमन में सेल्स में तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं। हर अमाइनो एसिड के लिए अपना ट्रांसफर आरएनए होता है। ऐसा नहीं है कि एक अमाइनो एसिड एक ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इधर पहुंच जाता है फिर वापस जाता है किसी और को पकड़ता है इधर लेके आता है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है कि एक हर अमाइनो एसिड के लिए अपना ट्रांसफर आरएनए है। इन ह्यूमन देयर आर अबाउट 45 ट्रांसफर आरएनए हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अभी तक जो है वो 45 अमाइनो एसिड अभी तक रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? अच्छा, इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक जस्ट जो आपका यहाँ पे बहुत थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया है कोहार्ट बोर्ड में स्पेशली,
तो अभी तक आपको यही बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। बाद में हम इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर आरएनए का एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डेल्टा साइड है या डी साइड, थीटा साइड, और इसके अलावा राइट एंटीकोडॉन साइड है, वो भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये कैसे अमीनो एसिड के साथ अटैच होके ये कोडॉन्स को किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, ये चीज़ें। एंड इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस है वो हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे।